सोचो कार्टून्स जो बच्चों के लिए बने थे, लेकिन इतने डार्क निकले कि टीवी ने उन्हें बान कर दिया। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान एनिमेशन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये प्रोपागेंडा, रेसिज्म और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा बन चुका था। आज हम देखने जा रहे हैं 7 ऐसे फॉरगॉटन वर्ल्ड वॉर टू कार्टून्स जो इतने कंट्रोवर्शियल थे कि स्टूडियोज ने खुद उन्हें छुपा दिया। क्यूट कैरेक्टर्स के पीछे छुपी हुई वो सच्चाई जो आज भी डिस्टर्ब करती है, जो आपका बचपन का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। देयर फ्यूहरर्स फेस 1930। डिज्नी ने अपने सबसे बड़े स्टार को नाजी बना दिया और फिर भी ऑस्कर जीत लिया। इस अजीब और ऑलमोस्ट फीवर ड्रीम जैसी कार्टून में डोनाल्ड डक नाजी जर्मनी में उठता है, जहां उसे एक मुनिशंस फैक्ट्री में काम करने पर मजबूर किया जाता है और बार बार हिटलर को सल्यूट करना पड़ता है। सबसे ज्यादा शॉकिंग सीन, डोनाल्ड कन्वेयर बेल्ट पर आर्टिलरी शेल्स को दीवांगी की हद तक असेंबल करता रहता है जब तक उसका मेंटल ब्रेकडाउन नहीं हो जाता और वो हलुसिनेट करने लगता है। आर्टिलरी शेल्स जिनके ऊपर हिटलर का चेहरा होता है। जब डोनाल्ड आखिर में उठता है और समझता है कि ये सब एक बुरा ख्वाब था, तो वो जाज़बती होकर एक छोटी सी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को गले लगा लेता है और ये कार्टून 1930 में बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का एकेडमी अवार्ड जीत गया। When the Führer says we is the master race, we heil. Raspberry sound heal, raspberry sound right in the Führer's face. डिज्नी ने इस कार्टून को डेकेड्स तक छुपा कर रखा, किसी भी कलेक्शन में इंक्लूड नहीं किया, जब तक 2004 में इसे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ रिलीज नहीं किया गया। आज क्रिटिक्स इसे एक फैसिनेटिंग टाइम कैप्सूल कहते हैं, जो दिखाता है कि हॉलीवुड वॉर एफर्ट सपोर्ट करने के लिए कितना आगे जा सकता था। लेकिन डोनाल्ड की नाजी हेलुसिनेशंस और उसका मेंटल कोलैप्स आज भी 80 साल बाद इक्वली डिस्टर्बिंग लगता है। बग्स बनी, निप्स द निप्स, 1944। बग्स बनी सिर्फ फोर्थ वॉल नहीं तोड़ रहा था 1940s में, बल्कि वो शॉकिंग रेशियल वॉरफेयर में भी इन्वॉल्व था। पैसिफिक आइलैंड पर वॉश अशोर होता है, जो जापानीज फोर्सेस के कंट्रोल में होता है। उसके बाद जो होता है वो 8 मिनट्स का ऐसा कंटेंट है जो आज के व्यूअर्स को हैरान और शॉक्ड कर देता है। जापानीज सोल्जर्स को स्लांटेड आईज, बक टीथ और मोटी ग्लासेस के साथ दिखाया गया, जो उस वक्त हॉलीवुड का स्टैंडर्ड कैरिकेचर था। बग्स फाइनल ब्लो देता है एक लाइन के साथ जो आज के जमाने में किसी कार्टून को तुरंत कैंसिल करवा दे, दिस इज द वे वी वॉश आवर क्लॉथ्स इन द यूएस आर्मी, और फिर उन्हाइन मॉलेट सिमर देता है। वार्नर ब्रोस ने इस कार्टून को कभी ऑफिशियली किसी होम वीडियो कलेक्शन में रिलीज नहीं किया। ये इनफेमस सेंसर्ड 11 का हिस्सा है, वो कार्टून जो 1968 से टीवी ब्रॉडकास्ट के लिए बहुत ऑफेंसिव समझे गए। फिल्म हिस्टोरियंस कहते हैं कि निप्स द निप्स एक क्लियर एग्जाम्पल है कि वॉर टाइम में रेशियल हेट्रेड किस तरह अमेरिकन पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन गई थी। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात सिर्फ कंटेंट नहीं, बल्कि यह है कि 1944 में ऑडियंसेस हंस हंस कर एंजॉय कर रही थी। मिलिट्री बेसिस के करीब थिएटर्स में इसे रिपीट पर चलाया जाता था ताकि मोराले बूस्ट हो। आज एनिमेशन स्कॉलर्स इसे बग्स बनी के करियर का सबसे डार्क चैप्टर मानते हैं। एक याद दहानी के बिलीव्ड कैरेक्टर्स भी वॉर टाइम प्रोपेगेंडा से महफूज नहीं थे। टोक्यो जोकियो, अन्निस साओटीज। टोक्यो जोकियो को इस तरह प्रेजेंट किया गया जैसे ये एक कैप्चर्ड जापानीज प्रोपेगेंडा फिल्म हो, जिसे वार्नर ब्रोस ने अमेरिकन ऑडियंस के लिए ट्रांसलेट किया हो। कार्टून में न्यूज आइटम्स की सीरीज होती है जो हर चीज का मजाक बनाती है। एयर रेड ड्रिल्स जहां सोल्जर्स अपनी ही ग्रेव्स खोदते हैं, और एक ऑनरेबल मेंशन जहां जापानीज बैटलशिप पेपर की बनी होती है जो पानी में घुल जाती है। जापानीज लोगों को फैंग्स, मोटी ग्लासेस और एग्जैजरेटेड येलो स्किन के साथ दिखाया गया है, इतना ज्यादा कि वह ऑलमोस्ट सुरियल लगता है। सबसे इनफेमस सीन में एक जापानीज सोल्जर यह बताता है कि जापानीज और चाइनीज में फर्क कैसे करें। दोनों पर टोमेटोस फेंककर चाइनीज कैरेक्टर बच जाता है, जबकि जापानीज सीधा फेस पर लगवाता है। एक जोक जो एक ही वक्त में दो नेशंस के लिए रेसिस्ट है। एक और सेगमेंट में जापानीज सबमरीन को येलो कैब्स के डिसगाइज में दिखाया गया है। टोक्यो जोकियो को नॉर्मन मकेब ने डायरेक्ट किया, जिन्होंने बाद में
अपने वॉर टाइम कार्टून्स पर रिग्रेट एक्सप्रेस किया। फिल्म हिस्टोरियंस कहते हैं कि यह अपने दौर के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी बहुत ज्यादा ब्रूटल है। टीवी नेटवर्क्स ने इसे 1907 के दशक से ही बंद कर दिया था। इस कार्टून की सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि ये प्योर प्रोपेगेंडा को कॉमेडी के रूप में प्रेजेंट करता है। नफरत को ह्यूमर बनाकर इसने ऑडियंस को एनकरेज किया कि वह स्टीरियोटाइप्स पर हंसें, ना कि जापानीज लोगों को इंसान समझें। आज ये एनिमेशन के सबसे डार्क प्रोपेगेंडा एग्जाम्पल्स में से एक माना जाता है। कोल ब्लैक एंड द सेवन ड्वार्फ्स 1943। कोल ब्लैक एंड दी सेवन ड्वार्फ्स स्नो वाइट को दोबारा इमेजिन करता है, एक ऑल ब्लैक कास्ट के साथ जो एग्जैजरेटेड डायलेक्ट में बात करती है। एनिमेशन लाजवाब है, लेकिन स्टीरियोटाइप्स देखना तकलीफदेह हैं। ये शॉट डिज्नी के क्लासिक का पैरोडी है, जहां सो वाइट नाम की ब्लैक प्रिंसेस को एक प्रिंस के किस से नहीं बल्कि एक ब्लैक आर्मी प्राइवेट के पावरफुल किस से जगाया जाता है। इतना पावरफुल कि उसके कपड़े उड़ जाते हैं और उसके जूते मिसाइल्स की तरह रॉकेट हो जाते हैं। सेवन ड्वार्फ्स की जगह साथ गैम्बलिंग करने वाले जूट सूट पहने हुए ब्लैक मार्ड हैं, जो बच्चों से ज्यादा लंबे नहीं लेकिन स्विच ब्लेड्स कैरी करते हैं। क्लैम्पेट का कहना था कि उसने ये कार्टून ब्लैक कल्चर को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया, लेकिन ग्रोटेस्क कैरिकेचर्स, बहुत बड़े लिप्स, उभरी हुई आंखें और वाटरमेलन इमेजरी इसे आज के दौर में सिर्फ डीपली ऑफेंसिव ही बनाती हैं। ईवल क्वीन मर्डर इंक्वायरर्स बन जाती है जिसके पास मशीन गन होती है। कोल ब्लैक की सबसे कॉम्प्लिकेटेड बात यह है कि एनिमेशन एक्सपर्ट्स इसे टाइमिंग और टेक्निक का मास्टरपीस मानते हैं। मशहूर एनिमेशन हिस्टोरियन लेनर्ड मॉल्टन ने इसे बोथ ऑफेंसिव एंड एक्सेप्शनल कहा। कार्टून हिस्टोरियंस अक्सर डिबेट करते हैं कि क्या क्राफ्ट को अप्रिशिएट करना मुमकिन है जब कंटेंट इतना प्रॉब्लमैटिक हो। वार्नर ब्रोस ने इसे 1968 में सेंसर्ड 11 का हिस्सा बनाकर लॉक कर दिया। वो कार्टून्स जो टीवी पर दिखाने के लिए बहुत ऑफेंसिव समझे गए। बहुत से फिल्म फेस्टिवल्स ने इसे हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट के तौर पर दिखाने की परमिशन मांगी, लेकिन वार्नर ब्रदर्स ने कभी इसे ऑफिशियली होम वीडियो पर रिलीज नहीं किया और यह एनिमेशन हिस्ट्री का एक शर्मनाक राज बनकर रह गया। कमांडो डक 1944। डोनाल्ड को फॉलो करता है एक सोलो मिशन पर जहां उसे जापानीज एयरफील्ड तबाह करना होता है, लेकिन यह जल्दी ही डिज्नी हिस्ट्री के सबसे अनकंफर्टेबल व्यूइंग एक्सपीरियंसेस में से एक बन जाता है। कार्टून का आगाज होता है जब डोनाल्ड को एक सुसाइड मिशन पर भेजा जाता है और उसका कमांडिंग ऑफिसर लिटरली कहता है, एंड इफ यू डोंट कम बैक विल लेट यू नो। इसके बाद जंगल का सफर होता है जहां डोनाल्ड जापानीज स्नाइपर से टकराता है जो ग्रोटेस्क येलो स्किन, बड़े बक टीथ और मोटी ग्लासेस के साथ दिखाए गए हैं, इतना कि वो इंसान कम और इंसेक्ट्स ज्यादा लगते हैं। सबसे डिस्टर्बिंग सीन में डोनाल्ड अनजाने में एक मैसिव फ्लड क्रिएट कर देता है जो पूरी जापानीज एयरबेस को डुबो देता है। जैसे ही पानी जापानीज प्लेन्स और सोल्जर्स को बहता हुआ ले जाता है, कैमरा उनकी मौत पर रुकता है, जबकि बैकग्राउंड में प्लेफुल म्यूजिक चलती रहती है। कार्टून के एंड पर डोनाल्ड जापानीज फाइटर्स के वॉश आउट को स्कोर कार्ड की तरह काउंट करता है। डिज्नी के वॉर टाइम कार्टून सिर्फ पेट्रियोटिक मैसेजिंग से आगे बढ़कर एनिमी को डिह्यूमनाइज कर रहे थे। दूसरे प्रोपेगेंडा पीसेस के बरक्स जो ह्यूमर यूज करते थे, ये शॉर्ट मास ड्राउनिंग को एक चीयरफुल अचीवमेंट की तरह ट्रीट करता है। एक तरफ स्लैपस्टिक कॉमेडी है जहां डोनाल्ड पहाड़ियों से गिरता है और मस्कीटो से लड़ता है, और दूसरी तरफ रियल वॉर टाइम किलिंग्स। डिज्नी ने इसे भी डेकेड्स तक छुपा कर रखा और बाद में सिर्फ लिमिटेड हिस्टोरिकल कलेक्शंस में रिलीज किया जहां इसका प्रोपेगेंडा कॉन्टेक्स्ट डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। एजुकेशन फॉर डेथ 1943। एजुकेशन फॉर डेथ ने एंटरटेनमेंट का हर बहाना छोड़ दिया ताकि अमेरिकन ऑडियंसेस को दिखाया जा सके कि जर्मन बच्चों को कैसे हिटलर के सोल्जर्स में बदला जा रहा था। रिजल्ट एक ऐसा एनिमेटेड शॉट है जो किसी भी मेजर स्टूडियो के सबसे चिलिंग कामों में से एक माना जाता है। हम देखते हैं कि एक खुश मिजाज बच्चा एक डिस्टॉर्टेड स्लीपिंग ब्यूटी स्टोरी सुनता है जहां नाइट हिटलर होता है और प्रिंसेस जर्मनी। हम देखते हैं कि उसे स्ट्रेंथ और वीकनेस के दरमियान चूज करना पड़ता है जब उसका पेट फॉक्स छीन लिया जाता है। सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट तब आता है
जब क्लासरूम में सिर्फ हांस हाय रैबिट के खए जेन पर हंसता है, टीचर उसे अप्रूव करता है, जबकि जो क्लासमेट्स एम्पथी दिखाते हैं उन्हें साजा दी जाती है। एनिमेशन फिर एक सरियल और नाइटमेयर जैसा मोड़ लेता है, जहां चेहरन वाली बुक्स नाजी डॉक्ट्रिन चिल्ला चिल्ला कर उस लड़के को सुनाती हैं। आखिर में हांस एक बेचेहरा गूस स्टेपिंग सोल्जर बन जाता है जो अपनी मौत की तरफ मार्च कर रहा होता है, और नैरेटर संजीदगी से कहता है, हिज एजुकेशन इज कंप्लीट। जो मिकी माउस और फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए जाना जाता है, इतना डार्क कंटेंट कैसे बना सकता है? एजुकेशन फॉर डेथ बच्चों के लिए नहीं था, बल्कि एडल्ट्स के लिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। डायरेक्टर क्लाइड जेरोनिमी ने बाद में माना कि स्टूडियो इस फिल्म को बनाते वक्त अनकंफर्टेबल था, लेकिन उनका कहना था कि अमेरिकन्स को नाजी इंडोक्ट्रिनेशन के खातरे को समझना जरूरी था। रीजन एंड इमोशन 1943। डिज्नी ने इस प्रोपेगेंडा पीस के जरिए ब्रेन साइंस की तरफ एक अजीब मोड़ लिया, जहां यह दिखाया गया कि नाजिज इंसानी दिमाग को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। रीजन एंड इमोशन एक एजुकेशनल फिल्म के तौर पर स्टार्ट होती है, जहां दो कैरेक्टर्स आपके दिमाग के अंदर रहते हैं, एक लॉजिकल सूट पहने वाला रीजन और एक केवमैन जैसा इमोशन। लेकिन धीरे धीरे यह एक एंटी नाजी साइकोलॉजिकल थ्रिलर में तब्दील हो जाती है, जो फ्रॉइड को भी कंफ्यूज कर दे। पहला हिस्सा यह समझाता है कि ये दोनों एंटिटीज आपके ख्यालत पर कंट्रोल के लिए कैसे लड़ती हैं। इसमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो डिसाइड कर रहा होता है कि क्या वो एक औरत से फ्लर्ट करे या नहीं, जबकि रीजन और इमोशन उसके दिमाग के अंदर लिटरली लड़ रहे होते हैं। फिर बिना किसी वार्निंग के कार्टून शिफ्ट हो जाता है और दिखाता है कि हिटलर जर्मन लोगों को कैसे मैनिपुलेट करता है। फिर अमेरिकन व्यूअर्स को वार्न किया जाता है कि अगर वो अपनी रैशनल थिंकिंग पर फियर, हेट या प्राइड को हावी होने देंगे तो उनके साथ भी यही हो सकता है। लेकिन आज के मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि ब्रेन फंक्शन की जो सिंप्लीफिकेशन इसमें दिखाई गई है वो ऑलमोस्ट कॉमेडिकली इनएक्यूरेट है। ये बात कि ये एक एजुकेशनल ब्रेन कार्टून के तौर पर शुरू होती है, फिर एंटी नाजी मैसेजिंग में बदलती है और आखिर में पेट्रियोटिक कॉल बन जाती है, जहां लोगों को वॉर बॉन्ड्स खरीदने का कहा जाता है। डिज्नी आज भी इस ऑड हाइब्रिड फिल्म को ज्यादा एक्नॉलेज नहीं करता, जो कार्टून ब्रेन सर्जरी के जरिए फसिज्म को समझाने की कोशिश करती है।